Hello everyone, I welcome you all to the online lecture series of Basic Electrical Engineering. हम पढ़ रहे हैं मॉड्यूल नंबर 2 AC सर्किट्स. ओके, एंड आज हम अपना वीडियो बनाने जा रहे हैं जो वीडियो नंबर 41 है इस सब्जेक्ट का, राइट. सो टिल नाउ अगर हम AC सर्किट की बात करें तो हमने जितना भी डिस्कशन किया है अभी तक वो सारा बेसिक्स ऑफ AC सर्किट से रिलेटेड डिस्कशन हो चुका है. लास्ट कुछ वीडियोस में हमने कॉम्प्लेक्स अलजेब्रा को स्टडी किया था और उसमें देखा था कि कैसे हम कॉम्प्लेक्स अलजेब्रा की हेल्प से साइनसोइडल क्वांटिटीज को ऐड कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, मल्टीप्लाई और डिवीजन कर सकते हैं, और साथ ही साथ देयर वर सम नंबर ऑफ फॉर्म्स जिनको हम एक दूसरे में कन्वर्ट कर सकते हैं बहुत इजीली. किसी भी फॉर्म में हमें कोई भी क्वांटिटी अगर दी गई है तो हम उसको आसानी से एक दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, राइट. तो ये सब हम ऑलरेडी कवर अप कर चुके हैं पुराने वीडियोस में. अगर आपने नहीं देखा है तो एक बार आप उन सभी वीडियोस को जरूर देखें, उसके बाद ही यहाँ से स्टार्ट करें, राइट. आज जो हम वीडियो बना रहे हैं, आज का हमारा जो टॉपिक है, आज से हम जो शुरू कर रहे हैं वो है स्टेडी स्टेट एनालिसिस. आपको पता है मॉड्यूल 2 का जो चैप्टर का नाम था वो था स्टेडी स्टेट एनालिसिस ऑफ सिंगल फेज एसी सर्किट. सो फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स वी आर स्टार्टिंग विद स्टेडी स्टेट एनालिसिस. और इस स्टेडी स्टेट एनालिसिस टॉपिक में हम एसी सर्किट्स लेंगे और एसी सर्किट में हम डिफरेंट टाइप के जो सर्किट एलिमेंट्स होते हैं लाइक रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस एंड कैपेसिटेंस, उन सबको सर्किट्स में कनेक्ट करते हुए सर्किट का बिहेवियर देखेंगे कि किस तरह से सर्किट के अंदर करंट फ्लो होता है, राइट. तो इस सीरीज में हम सबसे पहले जो शुरू कर रहे हैं दैट इज एसी सर्किट, सिंगल फेस एसी सर्किट. वी आर टॉकिंग अबाउट सिंगल फेस. सो सिंगल फेस एसी सर्किट विद रेजिस्टेंस. ठीक है, हम एक ऐसा सर्किट लेंगे जिसमें एक एसी वोल्टेज सप्लाई लगी होगी लाइक दिस. अगर सर्किट को क्रिएट करें तो ये हमारे पास एक एसी वोल्टेज सोर्स है जो हमने सर्किट सिंबल बनाया है. ये हम ऑलरेडी देख चुके हैं कि एसी वोल्टेज सोर्स का जो सर्किट सिंबल है वो कैसा होगा. और जब आप इस सर्किट सिंबल को, इस वोल्टेज सोर्स को क्लोज करोगे एक रेजिस्टेंस के थ्रू तो आपका सर्किट कुछ इस तरह का बनेगा. ये है आपका आर, ये है आपका वी, राइट. स्मॉल वी दैट इज इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ वोल्टेज. आपको पता है स्मॉल वी को हम रिप्रेजेंट करते हैं वीएम साइन ओमेगा टी से. ठीक है, तो ये हमारा साइनसोइडल फंक्शन है वोल्टेज का वीएम साइन ओमेगा टी जो हमने इस सर्किट में अप्लाई किया है और इसके अंदर एक रेजिस्टेंस कनेक्टेड है आर वैल्यू का. ठीक है, अब जैसा कि हमें पता है कि इसमें एक वोल्टेज सोर्स ऑल्टरनेटिंग नेचर का कनेक्टेड है तो नेचुरली इसके अंदर जो करंट फ्लो करेगा वो भी ऑल्टरनेटिंग नेचर का ही होगा. तो लेट अस टेक ए करंट व्हिच इज फ्लोइंग थ्रू दिस सर्किट दैट इज स्मॉल आई, राइट. तो ये हमने कर लिया. नाउ वी हैव V is equals to Vm sin ओमेगा टी. दिस इज द वोल्टेज सोर्स जो हमने कनेक्ट किया है, कंसीडर किया है. अब अगर आप करंट की बात करें तो करंट क्या होता है, बेसिकली करंट का जो डेफिनेशन है अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ हम कहते हैं V is equals to होता है V upon R, राइट. तो इस सर्किट में चूंकि हमारे पास वोल्टेज सोर्स लगा हुआ है और एक रेजिस्टेंस है और एक स्मॉल आई जो इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ करंट है वो कनेक्टेड है, तो द वैल्यू ऑफ I will become equals to I is equals to small v upon R, राइट. ओम्स लॉ होता है ये हमारा. और you can say V is equals to I into R. Sorry, not small r, not in subscript, but this is multiplied with R, right. अब आप ये देखते हैं कि जो रेजिस्टेंस है उसके अक्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप होगा दैट विल बी VR. ठीक है, जो वोल्टेज ड्रॉप होगा दैट विल बी VR विद अपर साइड पॉजिटिव, लोअर साइड नेगेटिव. सी हम एसी सर्किट्स में जब भी पोलैरिटी मार्क करते हैं तो हम एक पर्टिकुलर इंस्टेंटेनियस डायरेक्शन को कंसीडर करते हैं. तो फॉर नाउ हमने जो कंसीडरेशन किया है वो ये है कि वोल्टेज सोर्स का जो इंस्टेंटेनियस पोलैरिटी है वो ऊपर पॉजिटिव नीचे नेगेटिव है एंड करंट इज फ्लोइंग इनटू दिस डायरेक्शन फ्रॉम लेफ्ट टू राइट साइड, दैट मींस नेगेटिव टू पॉजिटिव साइड. एंड एज वी नो हमारा जो बेसिक है वो ये है कि जहां से करंट एंटर होता है दैट पॉइंट हैज टू बी कंसीडर्ड पॉजिटिव. तो फ्रॉम हियर वी कैन से कि जो ऊपर वाला टर्मिनल है दैट विल बी पॉजिटिव. ऑल्दो सेकेंड हाफ साइकिल में जब ये पोलैरिटी को चेंज करेगा तो सारी की सारी पोलैरिटीज एक दूसरे से रिवर्स हो जाएंगी. जो पॉजिटिव है वो नेगेटिव हो जाएगा, जो करंट की डायरेक्शन है वो अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो करने लगेगी. तो व्हाट वी कैन से हियर, हम कह सकते हैं कि I is equals to VR upon R, the voltage across the resistance divided by the resistance. Also we can say that VR is nothing but equals to I into R. So from here what we can say,
बाय किरचॉफ वोल्टेज लॉ। अगर आप इसमें केवीएल लगाते हैं इस सर्किट में, केवीएल लगाने का हमें फंडा पता है, हमें क्लोज सर्किट में किसी भी एक पॉइंट से स्टार्ट करते हैं और जो भी साइन हमें पहले मिलता है उस साइन को हम लिखते हैं। तो स्टार्टिंग फ्रॉम एनी पॉइंट व्हाट यू सी हियर कि v इज इक्वल्स टू है वी आर, राइट। अगर आप देखेंगे ध्यान से, आप कह सकते हैं कि एक पैरेलल सर्किट भी है जिसमें जो v है एज इट इज आपका इसके अक्रॉस कनेक्टेड है, तो हम लिख सकते हैं v इक्वल्स टू वी आर, दैट इज नथिंग बट इक्वल्स टू वी एम साइन ओमेगा टी। Also we know that VR is equals to I into R, that is equals to VM sin omega t, or you can say R is equals to VM upon R sin omega t, right? इतना हमने कर लिया। इट मींस हमने एक करंट का वैल्यू निकाल लिया है जिसका वैल्यू है VM upon R sin omega t. That means it is also a sinusoidal function. Naturally होना भी चाहिए because we have connected a sinusoidal voltage source across this circuit, right? So from this equation of current, what you see, this is the equation of current. आपको क्या दिखता है यहाँ पे? अगर हमें इस particular equation से current की maximum value calculate करनी हो, तो what will be that value? That value will be if you put sin omega t is equals to 0, sin omega t is equals to 1 और omega t equals to 90 degree, आपको क्या मिलेगा? आपको मिलेगा current that is maximum. Current आपको maximum मिलेगा. This is the only thing. अगर आप sin ओमेगा टी की वैल्यू 1 पुट करते हैं तो सिर्फ यही एक ऐसी कंडीशन है जब आपको करंट मैक्सिमम मिल सकता है, अदरवाइज आप कोई भी वैल्यू sin ओमेगा टी पुट करेंगे तो आपको करंट का वैल्यू मैक्सिमम नहीं मिलेगा। इन दैट केस यू हैव I is equals to Im sin ओमेगा टी, वेयर हम कह सकते हैं Im is equals to Vm upon R, राइट। तो यहां से जो हमें मिला था मैक्सिमम वैल्यू व्हेन वी पुट sin ओमेगा t is equals to 1, जो Im है Vm upon R के, क्योंकि इसका जो मैग्नीट्यूड है वो है Vm upon R, so from here we can write it as sin I is equals to Im sin omega t. This is the equation of the current. So from here we got two equations. One was the applied voltage, that is Vm sin omega t. One is the current which has been determined as sin I is equals to Im sin omega t. आप इन दोनों वेवफॉर्म को देखते हैं तो देखने से आपको क्या नजर आता है? आपको देखने से ये दिखता है कि दोनों ही वैल्यूज के साथ जो करंट जो एंगल है जो शिफ्ट होता है, फेज शिफ्ट, वो दोनों में 0 है, या फिर आप कह सकते हैं कि दोनों का जो एंगल है स्टार्टिंग पॉइंट वो दोनों का सेम होना चाहिए। ये सारी चीजें हम ऑलरेडी देख चुके हैं कि हम वेवफॉर्म किस तरह से प्लॉट करते हैं जब हमें फंक्शन दिया रहता है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, एक वेवफॉर्म प्लॉट करेंगे। सबसे पहले अप्लाइड वोल्टेज का वेवफॉर्म हम बनाएंगे, क्योंकि हमारे पास सबसे पहले अप्लाइड वोल्टेज था। तो एक एक्सिस क्रिएट करते हैं। एक्सिस क्रिएट करने के बाद हमारे पास एक्सिस पे है ओमेगा टी, लेट अस से दिस इज 0, दिस इज पाई एंड दिस इज 2 पाई। ये हमने पॉइंट्स ले लिए। नाउ वी हैव टू ड्रॉ v इज इक्वल्स टू vm sin ओमेगा टी। सो हमें वोल्टेज को ड्रॉ करना है, तो ड्रॉ दिस लाइक दिस। ये हमारा वोल्टेज बन गया जिसका मैक्सिमम वैल्यू कितना है, Vm. This is plus Vm, this is minus of Vm, and at this point we'll write as V. ठीक है, वोल्टेज हमने प्लॉट कर दिया। Now we want to plot the current also. हम करंट को प्लॉट करेंगे। करंट को प्लॉट करने के लिए हम देखते हैं कि जो करंट का इक्वेशन है वो I is equals to Im sin ओमेगा t है। इसका मतलब क्या हुआ कि I भी सेम एग्जैक्टली वोल्टेज को ही फॉलो कर रहा है, राइट। हमें इक्वेशन देख के समझ में आ रहा है कि एग्जैक्टली V को ही फॉलो करेगा I। जहां जहां पर V 0 होगा वहां पर I भी 0 होगा। जहां पर V मैक्सिमम बनाएगा एग्जैक्टली सेम टाइम पर वो भी मैक्सिमम ही बनाएगा। ऑल्दो Im का वैल्यू एक्चुअल में कितना होगा, इट डिपेंड्स ऑन द एक्चुअल वैल्यूज ऑफ Vm एंड R। सो फॉर नाउ वी आर अज्यूमिंग दैट कि Im इज लेस देन Vm। क्योंकि I इक्वल्स टू V बाय R होता है, तो हमने माना है कि R का वैल्यू एक सिग्निफिकेंट वैल्यू है जिसकी हेल्प से हमें करंट का वैल्यू हमेशा वोल्टेज से कम ही मिलेगा। सो अज्यूमिंग दोस थिंग्स, हम जो आई बनाएंगे वो V से थोड़ा छोटा करके बनाते हैं, राइट। तो ये आपका हो गया आई एम, ठीक है। ये आपका 0 है, पाई है, और दिस रेड कलर वेवफॉर्म इज योर आई। सो हियर आल्सो वी कैन राइट V, I, बिकॉज हमने सेम एक्सिस पे दो वेवफॉर्म्स बनाई है, तो उसको हमें यहाँ पे लिखना होगा कुछ इस तरह से कि हमने वोल्टेज और करंट दोनों को प्लॉट किया है, राइट। तो ये चीज आपको दिखाई दी यहाँ पे कि दोनों ही वेवफॉर्म्स एक साथ हम बना सकते हैं और दोनों ही एक दूसरे के साथ चल रही हैं। दोनों एक दूसरे के साथ चल रही हैं, क्या मतलब है कि बोथ आर इन सेम फेज। व्हाट वी राइट हियर,
इन फेस, दोनों क्वांटिटी एक दूसरे के साथ फेस में है। फेस में होने का मतलब है कि दोनों एक ही इंस्टेंट पर जीरो हो रही हैं, एक ही इंस्टेंट पर पॉजिटिव हो रही हैं और एग्जैक्टली एक ही तरह से दोनों चलती भी जा रही है, राइट। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द आरएमएस वैल्यूज ऑफ वोल्टेज एंड करंट। ठीक है, आरएमएस वैल्यूज को भी देख लेते हैं। आरएमएस वैल्यू हमारे पास V, अगर वोल्टेज की बात करें अप्लाइड वोल्टेज की, तो आरएमएस वैल्यूज V, जिसका वैल्यू होगा Vm अपॉन √2, और अगर करंट की बात करें तो करंट का आरएमएस वैल्यू होगा Im अपॉन √2। ठीक है, सिमिलरली हमें अगर वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टेंस चाहिए, आपके पास जो वोल्टेज था वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टेंस, अगर हम कह रहे हैं कि इंस्टेंटेनियस वैल्यूज में VR कितना है, तो VR इज नथिंग बट इक्वल्स टू I into R। ठीक है, similarly if we talk about the instantaneous value of the voltage across resistance capital VR, that must be equals to the RMS value of current multiplied with the resistance। ठीक है, तो यहाँ पे हमें क्या मिल जाएगा, Im by √2 into R। ये हो गया आपका RMS value of the resistance and this is nothing but equals to V also। as we know कि हमें V और VR दोनों बराबर हैं, तो V और VR अगर दोनों बराबर है तो it has to be equals to V also, right। तो ये सब चीजें हमने समझ ली हैं, ये सब चीजें हमने देखी हैं। Now we'll create the phasor diagram। phasor diagram हम बनाएंगे जिसमें हमें वोल्टेज और करंट दोनों को ही रिप्रेजेंट करना है, राइट। आपको पता है फेजर डायग्राम बनाने के लिए हमें सबसे कन्वीनियंट जो मेथड है वो है फेजर क्वांटिटीज के थ्रू बनाना। तो फेजर क्वांटिटीज कैसे लाएंगे, इन फेजर फॉर्म V बार इज इक्वल्स टू V एंगल ऑफ 0। आपको पता है V इक्वल्स टू Vm sin ओमेगा t है, तो V बार दैट इज ए वेक्टर क्वांटिटी मस्ट बी इक्वल्स टू आरएमएस वैल्यू ऑफ V, दैट इज कैपिटल V, एंगल 0 है हमें पता है। सिमिलरली फॉर करंट I बार वी कैन राइट I एंगल ऑफ 0। ये हमारे वोल्टेज और करंट दोनों के दोनों हो गए। नाउ इफ यू वांट टू प्लॉट द फेजर डायग्राम, सबसे पहले हम क्या बनाएंगे, एक्सिस, ये हमारी एक्सिस होती है। ठीक है, एक्सिस बनाने के बाद हम देखेंगे कि हमारे पास वोल्टेज और करंट कहाँ है। हमारे पास वोल्टेज है V एंगल 0, सो एंगल 0 पर एक लाइन हम ड्रॉ करेंगे जिसका मैग्नीट्यूड V के बराबर होना चाहिए। ठीक है, ये लग गई हमारी एक V बार, राइट। सिमिलरली I का भी एंगल 0 है, तो I भी सेम एक्सिस पर बनेगा। और ध्यान रहे कि हमने वेवफॉर्म बनाते हुए करंट के मैग्नीट्यूड को वोल्टेज के मैग्नीट्यूड से कम एज्यूम किया था। सिमिलरली यहाँ पर भी RMS value of I must be less than RMS value of V। So for that case, सेम इसी लाइन पर एक और हम लाइन ड्रॉ करेंगे जो I मैग्नीट्यूड की होगी। So let's say ये लाइन हमारी यहाँ तक आई, I बार। तो दोनों ही सेम एक्सिस पर बनेंगे, VB और IB, क्योंकि दोनों का ही एंगल 0 है। तो ये हमारा हो गया फेजर डायग्राम फॉर दिस केस। आप इनको सेपरेट लाइन से भी बना सकते हैं, आप इसको अगर चाहें तो इस तरह से फेजर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये हो गया आपका V बार एंड स्ट्रेट लाइन बनाएंगे, ये हो गया आपका I बार और यहाँ आप लगा दीजिए ओमेगा। तो दिस इज ऑल्सो द सेम थिंग, इसमें कोई डिफरेंस नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सेम इसी तरह से हम इस काम को भी कर सकते हैं, राइट। क्लियर है इतना। Now we will do the calculations for instantaneous power। we already have instantaneous voltage, उसकी हेल्प से हमने इंस्टेंटेनियस करंट का फंक्शन बनाया। अब हम निकालने जा रहे हैं इंस्टेंटेनियस पावर। इंस्टेंटेनियस पावर क्या होती है, वी विल रिप्रेजेंट दिस बाय स्मॉल p, क्योंकि इंस्टेंटेनियस वैल्यू है तो हमें पता है इंस्टेंटेनियस जो भी वैल्यूज होती हैं उन सबको हम स्मॉल लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं। एंड एज वी नो पावर इक्वल्स टू होता है वोल्टेज इनटू करंट, सो नेचुरली इंस्टेंटेनियस पावर विल बी इक्वल्स टू इंस्टेंटेनियस वोल्टेज इनटू इंस्टेंटेनियस करंट। स्मॉल p is equals to small v to small I। Since we have v is equals to Vm sin omega t, I equals to Im sin omega t, so let's putting the value here, v is equals to Vm sin omega t multiplied with Im sin omega t। ठीक है, दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं। मल्टीप्लाई करने के बाद हमें क्या मिलेगा, विल गेट Vm Im sin स्क्वायर ओमेगा टी। साइन स्क्वायर ओमेगा टी को हम ट्रिग्नोमेट्री की हेल्प से ब्रेक करेंगे, जो कि हो जाएगा 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी बाय 2, राइट। हमने साइन स्क्वायर ओमेगा टी को ब्रेक कर लिया, 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी बाय 2। यहाँ से हम अगर दोनों फंक्शंस को अलग अलग लिखें तो हमें मिलेगा Vm Im by 2
माइनस ऑफ Vm Im बाय 2 cos 2 ओमेगा टी। cos 2 ओमेगा टी का क्या मतलब है? यहाँ पे ये चीज आप ध्यान से समझ लीजिए कि जब हम लिखते हैं cos ओमेगा टी, तो ओमेगा हमारे पास एंगुलर फ्रीक्वेंसी होती है और ओमेगा इक्वल्स टू होता है 2 पाई एफ। यहाँ पर हम लिख रहे हैं ट्वाइस ऑफ ओमेगा, तो ट्वाइस ऑफ ओमेगा सिंपली मीनिंग है 4 पाई एफ, और 4 पाई एफ का मतलब है कि हमारी जो फ्रीक्वेंसी है वो डबल हो गई। तो हम एक ऐसा फंक्शन लेके चल रहे हैं जिसकी फ्रीक्वेंसी डबल है, और डबल फ्रीक्वेंसी का मीनिंग क्या है मैं ये भी आपको बता देता हूँ कि लेट अस से हम कोई एक वेवफॉर्म बनाते हैं। लेट अस से हमने कोई एक वेवफॉर्म प्लॉट की है जिसका फ्रीक्वेंसी f है, ठीक है, दिस इज फॉर f, राइट। अगर इसमें हम ट्वाइस ऑफ फ्रीक्वेंसी की वेवफॉर्म प्लॉट करते हैं तो ट्वाइस ऑफ फ्रीक्वेंसी का सिंपल मतलब ये है कि जितने समय में ये एक साइकिल पूरा हुई है, बिल्कुल एग्जैक्टली उसी समय में 2 साइकिल इसकी पूरी हो जाएंगी, इस तरह से। ये देखिए, यहाँ पर हमारी एक साइकिल थी, यहाँ पर हमारी 2 साइकिल हैं, तो दिस विल बी कॉल्ड ट्वाइस ऑफ f, यानी कि इतने समय में जिसमें सबसे पहले एक साइकिल पूरी हो रही थी, सेम उतने समय में 2 साइकिल हमारी यहाँ पर पूरी हो जाएगी। ठीक है, ये चीज समझ में आ गई कि क्या मतलब है ट्वाइस ऑफ फ्रीक्वेंसी का। ओके, नाउ हमारे पास 2 कंपोनेंट है, आप ध्यान से देखिए। एक ये कंपोनेंट है जिसमें कोई भी साइन कंपोनेंट नहीं है, मतलब दिस इज ए सिंपल टर्म जो एक कांस्टेंट वैल्यू जिसको कहते हैं, या फिर हम कह सकते हैं कि डीसी वैल्यू है। ये डीसी वैल्यू का मतलब है कि कांस्टेंट वैल्यू है, इसमें कोई भी ऐसा टर्म नहीं है जो इसको ऑल्टरनेटिंग नेचर का बनाए। साथ ही साथ जो दूसरी टर्म है वो एक साइनोसॉइडल नेचर की है, यानी कि एक एसी टर्म है जिसकी फ्रीक्वेंसी है ट्वाइस, राइट। ये 2 चीजें हमें पता चल गई। नाउ वी वांट टू कैलकुलेट द एवरेज वैल्यू ऑफ पावर। हम एवरेज वैल्यू ऑफ पावर निकालना चाहते हैं, तो क्या होगा? तो इधर कैलकुलेट कर लेते हैं एवरेज पावर कैपिटल P। एज यू नो कि हम एवरेज वैल्यूज को कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं, तो इट विल बिकम कैपिटल P। क्या होगा? फॉर्मूला हमें पता है एवरेज वैल्यू को निकालने का। जब हमने आरएमएस एवरेज वैल्यूज कैलकुलेट की थी तब हमने एक फॉर्मूला बनाया था जो था 1/t इंटीग्रेशन ऑफ 0 to t फंक्शन दैट इज f of t और dt। ये आरएमएस एवरेज वैल्यू निकालने का फॉर्मूला होता है किसी भी फंक्शन का। यहाँ पर हमें निकालना है कैपिटल P, तो हमें कैपिटल P विल बी इक्वल्स टू क्या होगा? 1/2 पाई, t हमारा 2 पाई है बिकॉज टाइम पीरियड इज 2 पाई, इंटीग्रेशन ऑफ 0 to 2 पाई फंक्शन। फंक्शन क्या है? दिस इज द एंटायर फंक्शन। ये जो फंक्शन हमने लिख रखा है दिस इज द एंटायर फंक्शन जिसका हमें यहाँ पर निकालना है। सो ब्रैकेट में ले लेते हैं Vm Im by 2 माइनस Vm Im by 2 cos 2 ओमेगा t d ओमेगा t। ठीक है, ये हमारा फंक्शन है। अब यहाँ पर जो Vm Im by 2 है वो एक कांस्टेंट वैल्यू है। आपको पता है हमने जब एक स्क्वायर वेवफॉर्म का आरएमएस एवरेज वैल्यू कैलकुलेट किया था, तो यू मस्ट रिमेंबर कि जो भी उसका इंस्टेंट वैल्यू था वही उसका आरएमएस और एवरेज वैल्यू भी होता है। यानी कि इस फर्स्ट वाली टर्म को अगर आप सॉल्व करोगे तो यू विल डायरेक्टली गेट Vm Im by 2। तो यहाँ हम इसको अलग से लिख देते हैं। अब हमारे पास बचता है 1/2 पाई इंटीग्रेशन ऑफ 0 to 2 पाई Vm Im by 2 cos 2 ओमेगा t d ओमेगा t हमारे पास ये बचता है। अब Vm Im by 2 तो इसमें कांस्टेंट है तो वो बाहर निकल आएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेट्स डू Vm Im by 2 माइनस ऑफ Vm Im by 2 इंटीग्रेशन ऑफ 2 into 2 पाई हो जाएगा ये 0 2 पाई cos 2 ओमेगा t d ओमेगा t। अब यू नो इट कि दिस इज ए एसी टर्म जिसकी फ्रीक्वेंसी ट्वाइस है, और साथ ही साथ आपको ये भी पता है कि अगर किसी भी फुल साइकिल की एवरेज वैल्यू अगर हम कैलकुलेट करें तो इट विल ऑलवेज बी इक्वल्स टू 0। हमने क्या कंसीडर किया हुआ है? ये हमारा 0 था, ये पाई था, ये 2 पाई था, तो हमने यहाँ से 0 से 2 पाई तक की 2 साइकिल्स को एक साथ कंसीडर किया हुआ है। 2 साइकिल का मतलब है 2 सेट्स ऑफ साइकिल्स, राइट। अब आप एक सेट लें या 2 सेट लें या कितने भी सेट लें, और अगर आप फुल साइकिल का एवरेज वैल्यू कैलकुलेट करना चाहते हैं तो आपको हमेशा जो वैल्यू मिलेगी वो हमेशा 0 ही होगी। इट मींस इसका जो एवरेज वैल्यू निकल कर आएगा एसी टर्म का, दिस विल बी 0। आप इसको अगर सॉल्व करेंगे तो यू विल गेट 0 हियर। रीजन मैंने आपको बता दिया कि कोई भी साइन फंक्शन है, ध्यान रखिएगा कि ये जो कॉस लिखा है कॉस भी एक तरह से साइन फंक्शन ही होता है। ये मैं आपको बता चुका हूँ कि
साइन और कॉस दोनों ही साइनोसॉइडल फंक्शंस कंसीडर किए जाते हैं। उन दोनों के बीच में जो एक डिफरेंस है वो सिर्फ एक थोड़ा सा मैथमेटिक्स डिफरेंस है, जिसमें 90 डिग्री के एंगल से हम उन दोनों को कन्वर्ट कर सकते हैं एक से दूसरे में, तो इट डज नॉट मेक एनी डिफरेंस। सो फाइनली व्हाट यू गेट हियर, यू गॉट P इज इक्वल्स टू VMIM अपॉन 2, आपको ये वैल्यू मिल जाती है, ठीक है, क्योंकि ये 0 हो गया, आपके पास बचा VMIM बाई 2। VMIM बाई 2 को आप ब्रेक कर लेंगे, VM अपॉन रूट 2 इंटू IM अपॉन रूट 2, एंड एज यू नो VM बाई रूट 2 होता है VRMS वैल्यू और IM बाई रूट 2 होता है IRMS वैल्यू। सो फाइनली व्हाट वी गॉट एवरेज वैल्यू ऑफ P इज इक्वल्स टू RMS वैल्यू ऑफ V इंटू RMS वैल्यू ऑफ I। ये आपके पास हो गया पावर का फॉर्मूला, ठीक है, क्लियर है? ओके, तो अभी तक आप डीसी में क्या पढ़ रहे थे? डीसी सर्किट्स में हमने जो फर्स्ट यूनिट में पढ़ा था डीसी के टाइम पे, ये देखा था कि P इक्वल्स टू होता है V इंटू I और I स्क्वायर R और V स्क्वायर अपॉन R। ये सारे फॉर्मूलेज एसी में भी एप्लीकेबल हैं, लेकिन ओनली फॉर द रेजिस्टिव सर्किट ओनली, जो हमने अभी कंसिडर किया हुआ है। हमने अभी जो केस ले रखा है उसमें सिर्फ और सिर्फ एक रेजिस्टेंस का कंसीडर किया है, और उस रेजिस्टेंस को कंसीडर करके जो सारे मैथमेटिकल कैलकुलेशंस हो रहे हैं उसके हिसाब से हमें मिला P इक्वल्स टू V इंटू I, दैट ऑल्सो सिमिलर टू द डीसी केस, ठीक है, वो बिल्कुल उसी तरह से सिमिलर है डीसी केस के। तो हम यहाँ पर भी लिख सकते हैं, अगर हमारे पास एक ऐसा एसी सर्किट है जिसमें ओनली रेजिस्टेंस कनेक्टेड है, देयर शुड बी नो एलिमेंट, उसमें कोई भी दूसरा एलिमेंट नहीं होना चाहिए, तो आप लिख सकते हैं द एवरेज पावर P is equals to V into I, where V and I are the RMS values. Also, you can write RMS value of current का square into R, also RMS value of the voltage divided by R. All are the formulas to calculate the average power for a single phase AC circuit having a resistance only. ठीक है? So, what is the conclusion from here? जो चीजें निकल कर आई हैं यहाँ से, वो क्या निकल कर आई हैं? वो ये निकल कर आई है, when we have AC circuit with purely resistance का मतलब है there should be no part of inductor, no part of capacitor, it has to be only and only resistance. If we apply V equals to Vm sin omega t, then we get current as Im sin omega t. Also पावर, इंस्टेंटेनियस पावर का फॉर्मूला V इंटू आई होता है, तो एवरेज पावर हमने कैलकुलेट किया कैपिटल V इंटू कैपिटल I, ऑल्सो I स्क्वायर R और V स्क्वायर अपॉन R, ठीक है। दूसरी चीज हमने देखी कि जब हमने फेजर बनाया तो फेजर में हमने पाया कि दोनों के दोनों क्या है, सेम फेस में है। सो इन ए प्योरली रेजिस्टिव AC सर्किट वोल्टेज एंड करंट बोथ रिमेन्स इन द सेम फेस, ठीक है, सेम फेस। तो जब भी हम एक ऐसे सर्किट पे काम करेंगे जिस सर्किट में रेजिस्टेंस होगा या रेजिस्टिव क्वांटिटी होगी, वहां हम हमेशा कहेंगे कि वोल्टेज और करंट दोनों कहां होने चाहिए, सेम फेस में होने चाहिए, राइट। सिमिलरली आप कह सकते हैं यहाँ पे हमारे पास जो रेजिस्टेंस वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टेंस था VR, वो था I इंटू R, और आप कहेंगे कि कैपिटल VR इज इक्वल्स टू कैपिटल I इंटू R। दिस इज ऑल्सो, अगर आप V बार बना रहे हैं तो आप VR बार भी लिख सकते हैं, क्योंकि हम देख चुके हैं V बार और VR बार दोनों सेम है, राइट। तो अल्टीमेटली इसका मीनिंग ये हुआ कि आपका जो VR है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट I, राइट। आप लिख सकते हैं VR इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट I। तो जैसे जैसे आपका I चलेगा बिल्कुल उसी तरह से आपका VR भी चलेगा, इट डिपेंड्स ऑन द करंट ओनली। तो जहां भी आपका R हो फेजर डायग्राम में, हमेशा ध्यान रखनी है ये चीज, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है फेजर डायग्राम बनाने के लिए, कि जहां भी आपका I होगा बिल्कुल सेम फेज में एक पैरेलल लाइन उसी की वोल्टेज की हमें बनानी है, या फिर आप वाइस वर्सा बोले कि जहां भी किसी रेजिस्टेंस का वोल्टेज होगा एग्जैक्टली उसी के साथ पैरेलल में एक लाइन बनाई जाएगी जो करंट को रिप्रेजेंट करेगी, ठीक है। ये जो रिप्रेजेंट हो रही है बोथ आर द पैरेलल लाइंस। अब इन पैरेलल लाइंस को आप चाहे ऐसे बना लीजिए तो भी सेम है, लेकिन उस केस में आपको जो आपकी एक्सिस है वो इसी एंगल पर टिल्ट करनी पड़ेगी, राइट। इस चीज का ध्यान रखें। क्यों ऐसा क्यों है? क्योंकि यहाँ पर जो दो फंक्शंस हैं हमारे, वो दोनों फंक्शन साफ साफ कह रहे हैं कि हमारे पास यहाँ पर है 0 डिग्री एंगल,
वो क्लियरली हमें बता रहे हैं। और ये चीज मैं आपको बता चुका हूं कि यहाँ पर एंगल सेम होना चाहिए। जब तक दोनों का एंगल हमेशा सेम होगा तब तक दोनों सेम फेस में होंगे, नो मैटर व्हाट इज द एंगल। कुछ भी एंगल क्यों ना हो उससे हमें कोई भी फर्क नहीं पड़ता। तो इस चीज का यहाँ से हमें ध्यान रखना है और ये हमारा कंक्लूजन है यहाँ पे जो हमने सॉल्व किया है एक सिंगल फेस एसी सर्किट फॉर ए प्योरली रेजिस्टिव केस, राइट। So that is all for this particular video. Next video में हम एक सिंगल फेस एसी सर्किट लेंगे जिसमें हम एक प्योरली इंडक्टर लगाएंगे, एक एल लगाएंगे और उसकी हेल्प से देखेंगे कि सर्किट आपका कैसा बिहेव करता है। बिल्कुल इसी तरह से करेंगे जैसा हमने ये किया, राइट। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड वेट फॉर द नेक्स्ट वीडियो जब हम इंडक्टर का केस कंसिडर करेंगे, राइट। थैंक यू।